दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातब हूँ। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल का जिस दिन से कांड हुआ और खाड़ी देशों ने उस पर एतराज़ जाहिर करना शुरू किया, सबसे पहले कतर ने, तो उसी दिन शेयर बाज़ार से 1,70,000 करोड़ रुपए एकदम से निवेशकों ने निकाले, क्योंकि एकदम से डाउन हुआ था उस दिन शेयर बाज़ार। ये स्थिति आज भी बनी हुई है। शेयर बाज़ार बड़े डमाडोल चल रहा है। शेयर बाज़ार के डमाडोल होना का मतलब है कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो तहस नहस हो जाना, ज़मीन पे आ जाना, ये हुई है। कितना बड़ा भारत को आर्थिक नुकसान हुआ। जो लोग कहते हैं कि खाड़ी के देशों से दब गए हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसने कह दिया नूपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने, तो कौन सी बड़ी बात की है, इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए। वहीं लोग भाई कह रहे हैं कि 10 दिन बाद क्यों लिया गया है, 15 दिन बाद क्यों लिया गया, उसी वक्त क्यों नहीं लिया गया। ये दोनों कंट्रोवर्सी तक चल रही है। इसी में भाजपा के अंदर भी दो फाड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नवीन जिंदल जिन्होंने भाजपा में आके, भाजपाई तो थे नहीं ये कहीं से कहीं तक, आरएसएस के भी नहीं थे कहीं से कहीं तक। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, मेरे साथ वीर अर्जुन में नीचे मेरे आए थे। इसके बाद इन्होंने दूसरे अखबार में गए, वहाँ से करते कराते ये भाजपा के करीब पहुँच गए उनको कवर करने के लिए। इन्होंने अपने घर में कुछ पटाखे दिवाली के फड़वाए और कहा कि मेरे घर में बम फेंके गए, क्योंकि ये उस वक्त ZTV में आ गए थे। ZTV में मैं खिलाफ बोलता हूँ आतंकवादियों के, तो उन्होंने मेरे घर में बम फोड़े। इनको Z+ सिक्योरिटी मिल गई एकदम से, जैसा होता है हमारे देश में आजकल, जाने किन किन लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो इनको मिल गई। अब इसके बाद ये चढ़ते चले गए, बीजेपी में भी इनको प्रवक्ता बना दिया गया, छोटे मोटे करते हुए। और एक पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में, एक छोटी सी में रहते रहते ये मंडी हाउस में पास में एक बड़ी इमारत में एक बड़ा वाली फ्लैट में जाके रहने लगे। ये इनकी तरक्की का निशानी थी। और इनके पास बड़े बड़े जो संपादक और पत्रकार टहलने लगे, आने जाने लगे, और इनकी ग्राफ बढ़ता चला गया। ये इस तरीके से, इनका कोई आरएसएस और बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। अब इन्होंने जब ये निकाले गए, निष्कासित हुए, तो ये कहते घूम रहे कि देखिए मुझे तो निकाल दिया गया, पूरी तरीके से निकाल दिया गया, लेकिन नूपुर शर्मा को अभी नहीं निकाला गया। उनको अभी पार्टी में रखा गया, उनके खिलाफ जांच बैठेगी, फिर कोई फैसला होगा, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। इस तरीके से बातें करते घूम रहे हैं और एक ग्रुप बनाते घूम रहे हैं। इस बीच उन्होंने याति नरसिम्हानंद से भी बातचीत की है और साध्वी प्राची से भी बातचीत की है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जो उसी वक्त से मोदी के खिलाफ है, जब मोदी ने कहा था कि इनको हम दिल से माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के ऊपर नाथूराम गोडसे को रखा था, उनके वो पक्के देशभक्त हैं। तो वहाँ से आरएसएस के वो एलिमेंट जो ये सोचते थे कि मोदी जी के आने के बाद हमें साइड लाइन कर दिया गया है। आरएसएस का एक बहुत बड़ा तबका था, क्योंकि आरएसएस को मोदी जी ने बहुत पीछे धकेल दिया, जो कि आरएसएस एक फुट सोल्जर थी। जब भी इलेक्शन होते या मोदी जी भाषण देते थे, उसके लिए जो पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम आरएसएस करती थी, उसके बावजूद आरएसएस को वो जगह नहीं मिली। उसमें एक चीज़ मैं पर्सनली जानता हूँ कि कुछ आरएसएस के लोग जो बरसों से जन्म से जात जिनको आरएसएस का कहना चाहिए था, वो थे, जब मोदी जी आए तो उन्हें पीछे धकेल के और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनके कोई बीजेपी से ना आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो नाराज़ थे कि हमने इसीलिए मेहनत की है। मुझसे उन्होंने पर्सनली कहा कि हम लोगों ने इसीलिए मेहनत की है कि आज हम धकेल दिए जाएं, हम किसी काम के नहीं गए। हम अगर एक पर्ची पर साइन कराने भी MP से जाते तो वो भी हमें बाहर 1 घंटे के लिए बैठा देते, हमें कोई इज्जत नहीं रही। इससे अच्छा तो कांग्रेस था, कम से कम डर की वजह से कि हम विपक्ष में हैं, वो हमारी बात तो मान लेते। और आपको याद होगा आरएसएस ने मोदी की किसी भी चीज़ पर, जैसे उन्होंने मजदूरों की पॉलिसी निकाली, कोई पॉलिसी निकाली उन्होंने, उस पर उन्होंने एजिटेशन किया, पूरे हिंदुस्तान में एजिटेशन किया और सांसद तक बड़े बड़े जुलूस निकाले। ये उनका रहा है। तो एक बहुत बड़ा तबका आरएसएस का मोदी जी से नाराज़ था, वो एकजुट होना शुरू हो गया है। इसी के साथ आप देखिए कि अब
जो याति नरसिम्हानंद की बात सुन लीजिए कि वो आरएसएस के ही दम पे आगे बढ़े थे, बीजेपी ने ही उनको आगे बढ़ाया था, उनकी पब्लिसिटी करके, उनको एंटी मुस्लिम जो उनकी बातचीत थी उसको आगे करके उनको बढ़ाया था। लेकिन आज वही पीछे नहीं हट रहे हो, कभी कहते हम जामा मस्जिद पे जाके साथ करेंगे, कभी कुछ कहते उनके खिलाफ, उनको एफआईआर में आ गया नाम उनका, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन वो भी अपना एक ग्रुप, एक ऐसे लोगों का एक धड़ा बन जाता है, अपने आप उनके साथ लोग आ जाते हैं। वहीं बहुत से लोग हैं जो, अब सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको राज्यसभा से कोई टिकट नहीं दिया गया, अब उनकी स्थिति बड़ी डोलरम में है, क्योंकि रामपुर से उनको टिकट मिलता था, वहाँ से भी उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। अब उनकी स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई। अब उनसे अगर कोई बात करते, जब सांसद से, संसद भवन से निकलते हैं या कहीं पत्रकारों को मिलते हैं, तो उसके प्रूफ है, तो उनसे अगर पूछा जाता कि इस मसले पे आपकी क्या राय है, क्योंकि ये तो मुसलमानों का मसला, तो वो ये छोड़ देते, वो सीधा सीधा इस्लामिक कंट्रीज़ के चले जाते हैं कि देखिए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ किस धर्म का बढ़ावा हो रहा है। वो लोग जब ऐसी बात करते हैं कि हमारे यहाँ ज़रा सी बात हो गई है, और वो लोग ये करते हैं, वो लोग वो करते हैं, पूरी जो सवाल को डाइवर्ट कर देते हैं वो, और ये बताते हैं कि झगड़ा इस्लामिक कंट्रीज़ का है, और इनके बचाव में लग जाते हैं, नुपुर शर्मा के और नवनीत जिंदल के बचाव में लग जाते हैं वो। यानी वो भी अपना एक गुट बनाने के या उस गुट में शामिल होने के लिए तैयार हैं, या अपने हाथ पैर पसार रहे हैं जो मोदी जी के ख़िलाफ़ है। आप ये मत सोचिए कि मोदी जी ने ये सब कर लिया तो मोदी जी को ये लोग चैन से बैठने देंगे। अब आगे चुनाव आ रहे हैं, उसमें देख लीजिए क्या होता है, वहीं से इनका मसला बिगड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने पर्सनल बातचीत में ये चीज़ कही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं आप ये देखिए, तारिक फ़तेह जो पाकिस्तान से हटाए गए, निकाले गए हैं और कनाडा में रह गए, कनाडा उनको भारत में बहुत कम लोग पसंद करते हैं, और वो एंटी मुस्लिम ही हैं, एंटी इस्लाम हैं। उनको फिर से टेलीविज़न जो गोदी मीडिया है उन्होंने अपना स्थान देना शुरू कर दिया, वो भी अनाप शनाप बोलने लगे। पहले भी अनाप शनाप बोलते थे। मुसलमान जो कपड़ों की बात उन्होंने निकाली थी कि छोटे बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के ये लोग इतनी बड़ी दाढ़ियाँ लगा के घूमते हैं, इस तरह की बात किया करते थे, क्योंकि उनको पाकिस्तान ने इन्हीं बातों से निकाला था। आज वो टेलीविज़न पे और गोदी मीडिया में छाए हुए हैं। हालांकि वो कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं कि, लेकिन हाँ वो एक ग्रुप में शामिल होना चाहते, क्योंकि बीच में उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया था। जब इलेक्शन में थे तो उनकी बड़ी आवभगत हुई थी, उनके बड़े बयानात आए थे। लेकिन इसके बाद मोदी जी ने जब अरबियन कंट्री से बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए, और एक बात तो मानने वाली है कि इतने अच्छे ताल्लुकात किसी की हुकूमत में नहीं मिले, कांग्रेस के जितने अच्छे मोदी जी ने अरबियन कंट्रीज से बनाए थे। इतने अवार्ड उनको मिले हैं, हालांकि मनमोहन सिंह को भी मिले हैं, लेकिन व्यापारिक संबंध जो बनाए हैं वो मोदी जी के ज़माने में बने हैं। उन्होंने यहाँ पे पैसा लगाना शुरू किया, इन्होंने भी हर किस्म की सुरक्षा देने की बात की, और जब भी मोदी के कार्यकाल में 1-2 विजिट वो इस्लामिक कंट्रीज़ की करते ही थे। और मोदी जी ने कभी अपने ज़ुबान से इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए कोई गलत बात नहीं की। लेकिन अब उन्हीं के राज्य में, भारत में कितनी गलत बातें की जा रही हैं कि कतर में होता था या सऊदी अरब में ये होता है, दूसरी जात के लिए होता है, वहाँ पर माफ़ कीजिए खाना काबा में संग अस्वद के बारे में उल जलूल बातें की जा रही हैं। सारा कुछ चल रहा है, और गोदी मीडिया चुपके चुपकाते कहीं ना कहीं छप भी रहा है उनके बारे में। बड़ी क्लियर बात है। इस तरीके से ये लोग एकजुट होते चले जा रहे हैं, जो मोदी जी के कभी ना कहीं खिलाफ थे। क्योंकि ऐसा होता है, सत्ता जिसके हाथ में होती है उसके खिलाफ तो बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते थे कि हमें क्यों नहीं मंत्री पद मिला, हमें क्यों नहीं सांसद बनाया गया, क्यों नहीं हमें विधानसभा में ले जाया गया, क्यों नहीं हमें किसी कंपनी का सरकारी कंपनी में बिठाला गया संबित पात्रा की तरह से। ये सब चलता रहता है, लेकिन वो नहीं हुआ तो वो लोग नाराज़ हैं। उन्होंने मुझसे पर्सनल बातचीतों में कहा है कि हमने क्या इसीलिए सेवा की थी आरएसएस की कि हम लोगों को बिल्कुल खुड्डे लगा दिया जाए, दिल्ली की भाषा में खुड्डे लगा दिया जाए, और वो बड़े नाराज़ थे। ठीक है, उनको मजबूरन आगे आके खड़े होना पड़ता था, लेकिन बहुत नाराज़ थे।
इसमें बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं इसमें शामिल। कहने का मतलब है लुब्बुलवावे है कि एक बहुत बड़ा धड़ा कायम हो रहा है मोदी जी के खिलाफ, जो आगे इनकी नाक में दम कर देगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।